सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा टॉपिक है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में। तो राइबोसोम के बारे में हम लोगों ने पहले कहीं बात कर चुके हैं, जहाँ की जैसे कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद का एक राइबोसोम भी होता है, जो कि 70S टाइप का होता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, कैसा ऑर्गेनल होता है, क्या उसका फंक्शन होता है। और ये मेन है जो बच्चों के दिमाग में डाउट होता है क्या कि एस का मतलब क्या है, 70S 80S ये सब हम लोग क्यों ऐसे लिखते हैं। तो आइए हम लोग इसको बात करते हैं। चलिए, तो आप लोग आज हेडिंग डालिए क्या, राइबोसोम। तो अगर राइबोसोम की बात करें तो हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने अपने सारे वीडियोज़ में पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात किया, फिर स्ट्रक्चर, फिर फाइनली फंक्शन। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट टाइम जो राइबोसोम है, इसको क्लाउड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था, ऑब्जर्व किया था। लेकिन क्योंकि क्रेडिट दिया जाता है किसको, पैलेट को, इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्ट आए, नाम क्या है, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। सॉरी, कौन है, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन नाम के दो साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया, पहली बार प्लांट सेल में राइबोसोम को देखा। और प्लांट कौन सा था, बीन रूट। बीन रूट का जो सेल है, उसमें सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन साहब ने क्या किया, राइबोसोम को ऑब्जर्व किया, किसमें, प्लांट सेल में। लेकिन डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया जाता है, पैलेट को, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पैलेट पार्टिकल से बोलते हैं। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर जो है सबसे, ये क्या है, ए मेम्ब्रेनस है या नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन मतलब समझते हैं आप लोग, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि जो फॉस्फोलिपिड लिपिड प्रोटीन से बना हुआ होता है, मतलब बायो मेम्ब्रेन। तो वो जो मेम्ब्रेन होगा, वो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट था, प्लास्टिड में था प्रेजेंट, लेकिन इसमें क्या है, वो एब्सेंट है। तो मेम्ब्रेनलेस या ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है स्ट्रक्चर। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखिए क्या, दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एसियस। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर्स। राइबो न्यूक्लियो मतलब आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीनेसियस का क्या हो गया यहाँ, प्रोटीन। तो आपको यहाँ क्या लिखना है कि राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, दे आर मेम्ब्रेनलेस एंड दे आर मेनली मेड अप ऑफ, और द मेजर कंपोनेंट ऑफ द आरबीसी कंपोजिशन इज, सॉरी, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम कंपोजिशन आर आरएनए एंड प्रोटीन। मतलब राइबोसोम किसका बना हुआ होगा, मेनली आरएनए और प्रोटीन का। आरएनए क्या है हमारा, न्यूक्लिक एसिड है, और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है। तो आरएनए हम लोग न्यूक्लिक एसिड, नेक्स्ट चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल्स है उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए क्या क्या होते हैं। तो अभी आप लोग क्या याद रखिए, बस ये हो गया इसका। थर्ड क्या है, ये निगेटिवली चार्ज होता है। राइबोसोम कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और ये स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग, और हाँ एक लाइन और लिखिए, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम की। तो राइबोसोम्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, मेनली क्या, राइबोसोम आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज 80S एंड 70S। मैं फिर यहाँ बता रहा हूँ आपको कि जो एस का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। तो तब तक आप वीडियो को बने रहिए वीडियो पे, ताकि आपको वो एस का मतलब समझ में आए कि आखिर ये एस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो है क्या। तो हम लोग पहले टू टाइप्स ऑफ आरबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप है, ठीक है, वो क्या है, 80S।
ठीक है, 80s है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो आप लोग क्या लिखिए, 80s फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। 80s आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स आइदर प्लांट और एनिमल। सारा तो यूकैरियोटिक ही ना है, प्रोटिस्टा से लेकर एनिमिलिया तक। तो फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है? ठीक है। और इट इज़ फाउंड स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। 80s में क्या लिखना है? इट इज़ फाउंड स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड लास्टली क्या लिखना है? इट इज अटैच्ड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या लिखना है? 80s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही जब राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाता है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, ACR और RER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ मतलब क्या है? जिसका वॉल्स जो है मेम्ब्रेन वो स्मूथ है, कोई उसके ऊपर कोई मतलब कोई उसके ऊपर दूसरा सब्सटेंस या कुछ ऐसा रफ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या माइटोकॉन्ड्रिया में कि इनफोल्डिंग्स होता है, नहीं, वो रेगुलर होता है, स्मूथ होता है। और जो जब वही 80s वाला राइबोसोम जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? RER बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ग्रैन्यूल्स टाइप, तो अब छुएंगे तो फॉर्म होगा उसको। सब फील करिए कि पहले राइबोसोम नहीं है, हम लोग उसको टच कर रहे हैं तो स्मूथ लगे। सिंपल वही है जैसे कि वॉल होता है, तो वॉल के ऊपर सब जब सिर्फ एक सीमेंट का प्लास्टर जो होता है, प्लास्टर लगा हुआ है और उसको टच करेंगे तो क्या है? वो रफ है। तो समझिए कि क्या कि उसके ऊपर वो मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ है। लेकिन वहीं अगर उसके ऊपर मार्बल या टाइल्स लगा देते तो क्या स्मूथ हो जाता है। मतलब हम लोगों ने राइबोसोम को हटा दिया वहाँ से। तो अगर राइबोसोम अटैच होगा तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नहीं होगा, फ्री होगा सिर्फ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल तब। ठीक है, तो ये है 80s का। अभी समझते हैं इसको। जब हम लोग 80s को ब्रेक करते हैं, ठीक है, 80s को ब्रेक करेंगे जब, मतलब तो ये 2 सब यूनिट्स में ब्रेक होता है। 80s को ब्रेक करेंगे तो 2 सब यूनिट्स में ब्रेक होगा। पहला होगा 60s एंड सेकेंड होगा क्या? 40s। अगर हम लोग राइबोसोम को ब्रेक करते हैं, उसके सब यूनिट को ब्रेक, मतलब समझिए क्या होता है, मैं बताता हूँ यहाँ पे। राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट से बना हुआ होता है। एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। यह है स्मॉलर सब यूनिट और यह है लार्जर सब यूनिट। तो ब्रेक करना मतलब कि ये एक 80s का राइबोसोम है, ठीक है। तो अगर ब्रेक करेंगे तो लार्ज वाला अलग हो जाएगा सब यूनिट और स्मॉल वाला अलग हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा है कि 80s को ब्रेक करेंगे तो 60s और 40s के 2 सब यूनिट में ब्रेक होगा। अब हम लोग 60s और 40s का कंपोजिशन देखते हैं क्या है। 60 बड़ा होता है 40 से कि 40 बड़ा होता है 60 से? बचपन से हम लोग जानते हैं ये सब चीज़। तो 60 क्या लार्जर है, तो ये लार्जर सब यूनिट होगा। 2 सब यूनिट में से लार्जर कौन सा होगा? 60s वाला लार्जर सब यूनिट। अगर कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम किसका बना हुआ था? आरएनए और प्रोटीन का। तो सब यूनिट्स भी किसका बना हुआ होगा? राइबोसोम या प्रोटीन का, ठीक है। तो 60s को अगर देखेंगे तो क्या होगा इसमें? 28s का आरआरएनए होगा, 5.8s का आरआरएनए होगा और 5s का आरआरएनए होगा। ये समझ में आ रहा है? बताऊंगा मैं कुछ देर बाद। आरआरएनए का मतलब क्या है? जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए, वो मेनली क्या होता है? 3 टाइप्स का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। इसको हम लोग पढ़ेंगे कब? जब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम लोग तीनों टाइप के आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसफर आरएनए का क्या यूज़ है, टीआरएनए कहाँ बाइंड होगा, कैसे जो प्रोटीन का चेन है वो बनेगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का काम क्या होगा और राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है या कैसा होता है। तो 60 से कंपोजिशन क्या होता है? 28s का आरआरएनए होता है, 5.8 और 5s का, और इसमें 40 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। आरएनए तो हम लोगों ने पढ़ लिया। 60s में क्या होता है? 40 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। 40 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। वहीं अगर 40s की बात करें, ये 80s का ही है, 60 और 40। अब ऐसा नहीं करना है कि 60-40 को ऐड करने तो 100 है भाई, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं, ये ऐसा ही होता ही है, 60s और 40s।
ठीक है, याद करने का, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 40S को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, इसमें 18S का rRNA प्रेजेंट होगा, सॉरी 14S का होगा इसमें rRNA। अभी समझिए क्या है, देखिए ये जो 80S है इसमें क्या है, 40 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है, मतलब 40 टाइप्स के डिफरेंट प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होंगे, किसमें, 60S वाले में। और जो 40S वाले को ब्रेक करेंगे, अगर हम लोग उसको कंपोजिशन को देखें तो 18S का rRNA होगा और 33 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा 80S का कंपोजिशन। तो हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं लिखा होगा, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्या लिखिए। जैसे कि स्टार्ट कैसे करेंगे कि राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप्स, 80S एंड 70S। 80S क्या है, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, इट इज फाउंड स्कैटर्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, इसका हम लोग प्रेजेंस देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर, या साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर्ड होगा 80S वाला राइबोसोम। और थर्ड क्या है, नोट देख लिखना है क्या कि 80S का ही राइबोसोम। एग्जाम में पूछ देगा कि 70S का अटैच होता है कि 80S का, तो आपको आंसर में क्या टिक करना होगा वहाँ 80S का। 80S का ही राइबोसोम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। अब हम लोग उसका बात करेंगे। सेकंड क्या लिखना है, सब यूनिट्स। तो इफ वी ब्रेक द RNA 80S RNA राइबोसोम, इट विल बी ब्रेक इनटू टू सब यूनिट्स, दैट इज 60S एंड 40S। 60S में क्या लिखना है, इट इज लार्जर सब यूनिट composed of 28S rRNA, 5.8 and 5S rRNA and 40 types of proteins. 40 types of proteins are present. 40 types proteins are present. And if we break 40S or we see the composition of 40S, it will be 18S rRNA and 33 types of proteins. ये हो गया पहला टाइप। अब दूसरा टाइप क्या है हमारा, 70S का। तो हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं। 70S का क्या है, दूसरा टाइप है, मतलब फर्स्ट है 80S, सेकेंड है 70S। ये क्या है, इसमें लिखिए फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स या ऑर्गेनिजम्स। सेल्स और ऑर्गेनिज्म को तो हम लोग नहीं डिवाइड करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, हम लोग सेल को डिवाइड करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम होगा। अभी समझिए क्या है। और कहाँ का प्रेजेंट होगा, याद करिए, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट। नोट देखे क्या लिखना है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। 70S का राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है सारे में, और उसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अभी उसी तरीके से हम लोग इसको भी ब्रेक करेंगे। इसको भी टू सब यूनिट्स में ब्रेक होता है। ये भी यहाँ याद रखना है आपको, फर्स्ट वाला है 50S और सेकंड वाला है 30S, ठीक है। यहाँ 10 कम है, वहाँ 20 कम है। 50S को अगर ब्रेक करेंगे तो हम क्या देखने को मिलेगा, 23S का rRNA और 5S का rRNA, ठीक है। वहीं अगर हम लोग 30S की बात करेंगे तो 30S में क्या है, 16S का rRNA होगा, 16S का rRNA होगा। और RNA तो हो गया, इसमें दो ही हैं। प्रोटीन्स कितने टाइप का होगा, तो इसमें 34 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होता है, ठीक है। 34 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होता है और 30S वाले में 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखिएगा द अदर टाइप ऑफ राइबोसोम इज 70S टाइप, इट इज फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सेल ऑर्गेनल जो होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है, वहाँ प्रोटीन बनाएगा। हम लोग इसका फंक्शन में देखेंगे। अभी समझिए क्या है, टू सब यूनिट में ब्रेक करेंगे 50S में और 30S में। 50S में क्या है, 23S का rRNA होगा, 5S का rRNA होगा और 34 टाइप्स का प्रोटीन होगा। 30S में क्या होगा, 16S का rRNA होगा, 21 टाइप्स का प्रोटीन होगा। तो ये था राइबोसोम का कॉम्पोजिशन। अब हम लोग समझेंगे कि राइबोसोम ज्वाइन कैसे है। तोड़ तो ये तो ठीक है, ये दोनों सब यूनिट जब अलग हो गया, ज्वाइन कैसे होगा। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं, तो इसको मिटाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि दो टाइप्स के जो मतलब जो सब यूनिट्स है राइबोसोम का, वो अटैच कैसे होता है एक दूसरे से। तो समझिए, जैसे कि ये एक सब यूनिट है और ये दूसरा वाला है, ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है।
अभी समझिए क्या है। मैग्नीशियम आयन इज रिक्वायर्ड, Mg2+ आयन इज रिक्वायर्ड फॉर अटैच द 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। मैग्नीशियम आयन होगा तब क्या होगा, ये अटैच होगा। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम आयन का एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन भी है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, हम लोग वो भी देखेंगे। लेकिन एक मिनिमम कंपोजिशन है, सॉरी कंडीशन है, कॉन्सेंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है जो उतना प्रेजेंट होना चाहिए तभी ये ज्वाइन होगा। अभी समझिए क्या है। अगर फर्स्ट 3 केस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलल है कॉन्सेंट्रेशन, इफ मैग्नीशियम आयन इज इक्वल टू 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन होगा, मतलब कि मिनिमम अमाउंट इतना ही चाहिए। अब समझिए क्या, अगर Mg2+ आयन लेस दैन 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, Mg2+ कम है इससे, ठीक है, तब क्या होगा, डिसोसिएशन। बहुत गर्मी है, फ़ैन चलाने की वजह से क्या होता है, आवाज़ आने लगता है, इसलिए अभी थोड़ा फ़ैन बंद किया हुआ है। तो अभी समझिए क्या, थर्ड केस क्या है, अगर ये Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलल से ज़्यादा है तब क्या होगा, डाइमर का फॉर्मेशन बनेगा, मतलब डाइमर फॉर्मेशन। अब समझिए एसोसिएशन मतलब तो समझ रहे हैं क्या होगा, 2 चीज़ जुड़ता है, ये जो लार्जर सब यूनिट है ये स्मॉलर सब यूनिट से अटैच हो जाएगा, ये हो गया एसोसिएशन। अगर ये अटैच्ड है तो अगर 0.01 मोलल से कम हुआ कॉन्सेंट्रेशन तब ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड में क्या है, अगर Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्स 10 टाइम्स मोर हो गया 0.01 मोल कॉन्सेंट्रेशन से, तब डाइमर का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट, फिर यहाँ से एक लार्जर जुड़ जाएगा ऐसे ऐसे, फिर और होगा तो यहाँ से भी जुड़ सकता है ऐसे। डाइमर मतलब 2 जुड़ेगा, डाई मतलब 2 होता है। तो थोड़ा फ़ैन चला लेता हूँ, बहुत गर्मी है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आवाज़ ज़्यादा हो इससे बुरा नहीं होगा, लेकिन बस थोड़ा सा आवाज़ आएगा दूसरे टाइप का साउंड, लेकिन फिर भी समझिए अभी क्या है। थर्ड 3 टाइप के होंगे, कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, लिखिए, द बोथ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम आर फ्रीली, दोनों सेपरेटेड होता है, सेपरेटेड एंड फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, बट एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब कोई काम नहीं है तो दोनों टहल रहा है अपना अलग अलग, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय आया, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बोथ द सब यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर, एसोसिएट टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन विच इज़ रिक्वायर्ड ऑफ इन मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलल, ठीक है। ऐसे लिखिए, बोथ अटैच्ड यूनिट टाइम प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड पॉइंट, अभी थर्ड पॉइंट का लिखना है कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड इज 0.01 मोलल, इफ इट इज़ इक्वल टू, और मतलब आगे पीछे थोड़ा सा चल सकता है स्लाइटली 0.001 में ऐसे, मतलब फिर भी उसको हटाइए। अभी क्या लिखना है सीधा, इफ़ 0.01 मोल के बराबर होगा एसोसिएशन, ये फिगर बनाना है। इफ़ लेस देन 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, डिसोसिएशन, and if around 10 times more than 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, देन डाइमर फॉर्मेशन। तो यही था पूरा ये राइबोसोम का कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। अभी बात करते हैं हम लोग फंक्शन के बारे में। तो अभी समझिए क्या है, या उससे पहले अभी समझिए क्या है। अगर ये दोनों राइबोसोम जो ज्वाइन हो रहा है इस तरीके से, हालांकि कोई बड़ा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये हो गया और ये स्मॉलर सब यूनिट हो गया, तो इसमें 3 टाइप्स के साइट बनते हैं। ये हो गया एक साइट, ये हो गया दूसरा साइट, और ये हो गया यहाँ तीसरा साइट। इसको बोलते हैं एग्जिट साइट। शॉर्ट फॉर्म में क्या दिया हुआ रहेगा अगर क्वेश्चन है तो ई साइट, ठीक है। ये होगा पी साइट और ये होगा ए साइट, ठीक है। ई फॉर एग्जिट साइट, पी मतलब
पेप्टिडाइल साइट, और ए मतलब एमिनो एसाइल साइट। अभी समझिएगा इसका यूज़। अभी आपको इसका यूज़ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने टीआरएनए मतलब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा ही नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6 है हमारा एनसीईआरटी का, उसमें तो वहाँ आपको इसका इस्तेमाल होगा कि ये पेप्टिडाइल साइट क्या है। जैसे अभी मैंने टीआरएनए का बता दूंगा कि इसमें एंटीकोडोन लूप होता है एक, तो वो सब को समझ में नहीं आएगा स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। हम लोग अभी सिर्फ ये देखें कि ये सारे साइट होगा राइबोसोम में। इफ़ बोथ द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ज्वाइंस 3 टाइप्स ऑफ साइट्स आर फॉर्म्ड। अभी आप लोग इतना याद रखिए क्योंकि वहाँ यूज़ होगा पी साइट और पेप्टिडाइल साइट, ए साइट और एमिनो एसाइल साइट, और ई साइट जिसको हम लोग एग्जिट साइट भी बोलते हैं। अभी एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं पॉलीजोम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। पॉलीजोम, पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम या एर्गोजोम, इस नाम से एक बनता है स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? तो जब एक ही प्रोटीन का कॉपी चाहिए, जब सपोज कि एक प्रोटीन है एक्स, अब इसी एक्स प्रोटीन का हमें बहुत सारा कॉपी चाहिए, ठीक है, सेम यही प्रोटीन चाहिए, तब क्या होता है, एक एमआरएनए होता है। हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो एमआरएनए का जो स्ट्रैंड होता है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस में। आप लोग तब तक सर्व रखिए, इसका कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़ होगा। मैंने कैसे बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में कि वहाँ उसका कॉन्सेप्ट रेस्पिरेशन में यूज़ होगा। पढ़ेंगे जैसे जैसे आपका डाउट सब सारा क्लियर होते जाएगा। तब क्या होता है, when the copies of many copies of same proteins are required, then several ribosomes, more than 4 यहाँ लिखना है आपको हमेशा। When many copies of same proteins are required, then more than 4 ribosomes, 4 से ज़्यादा होगा तभी बोलेंगे, attached to a single mRNA strand, and the structure formed is known as polysome या polyribosome या ergosome। ये बनेगा किसमें? बैक्टीरियल सेल में बनेगा, formed in bacterial cells, ठीक है। और फाइनली हम लोग फंक्शन की बात करते हैं अगर, तो फंक्शन क्या है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम का फंक्शन है वो क्या है? एक मिनट। राइबोसोम का जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। इसीलिए ये राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो इसलिए क्या होता है, जो कार बनाते हैं हमें क्या बोलते हैं, हम लोगों को क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज। तो वैसे ही यहाँ जब प्रोटीन बना रहा है तो इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो चलिए अभी शुरू करते हैं स्वेडबर्ग यूनिट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग वीडियो के लास्ट में स्वेडबर्ग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कुछ 70 एस टाइप्स के राइबोसोम थे और 80 एस टाइप के राइबोसोम्स थे, ठीक है। तो इसी में एस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ लिखिए क्या, आप पहले हेडिंग डालिए स्वेडबर्ग्स कोएफिशिएंट, देखिए क्या है, या एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ। पहले एस का मतलब क्या है, यह है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। और स्वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है। तो जो स्वेडबर्ग यूनिट होता है या कोएफिशिएंट है, ये मेज़र होता है, मतलब एक मेजरमेंट करने का एक यूनिट है, ठीक है। किस चीज़ का मेजरमेंट करता है? रेट ऑफ मूवमेंट का मेजरमेंट करता है। अब रेट ऑफ मूवमेंट क्या है? रेट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का रेट मतलब हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे कि करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको समझते हैं रेट को। तो क्या है? रेट ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट कैसे हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी चीज़ को मेज़र करने के लिए क्या होता है? ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट होता है।
और हम लोग रेट ऑफ मूवमेंट के अलावा और क्या मेज़र करता है, और मेज़र करता है वेट, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी, वेट या रेट ऑफ मूवमेंट को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो राइबोसोम में इसका क्या मतलब है, तो हेडिंग डालिए, अभी डालिए क्या, आइसोलेशन ऑफ राइबोसोम। अगर हम लोग चाहें कि सेल में से राइबोसोम को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली अगर हम लोग चाहें कि सेल में से राइबोसोम को बाहर निकाल लें, उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ठीक है। यह हमें जानना है, दो राइबोसोम के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, अलग करना है दोनों को, या एक मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट के बेसिस पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिस पे क्या है कि हम लोग पता करते हैं कि जो राइबोसोम सेडिमेंट कर जाएगा, नाम क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो प्रोसेस क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी समझिए क्या है ये 1s जो है, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट मतलब क्या होता है, s का मतलब क्या है, 1/10⁻13 सेकेंड्स। अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, s = 10⁻⁻13 पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, ये s का वैल्यू है, समझ में आ रहा है, और 80s को क्या, 80 × 10⁻⁻13 सेकेंड। तो ये मूवमेंट का रेट है, ठीक है। अगर हम लोग इस दोनों 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम के मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कॉलम में डालकर, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हम लोग एक और जगह पढ़ेंगे, कहाँ, जब हम लोग डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें अभी आपको याद क्या रखना है कि वेट के बेसिस पे क्या हम लोग एक मिक्सचर लिए 70 और 80s राइबोसोम का, उसको लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में होगा क्या, 80s वाला जो होगा इस रेट से मूव करेगा सेडिमेंट होने के लिए, मतलब बेस में जाने के लिए, और 70s वाला इस रेट से मूवमेंट करेगा बेस में सेडिमेंट होने के लिए। तो दोनों में ज़्यादा ग्रेटर कौन है, ग्रेटर स्पीड से कौन मूव करेगा, 80s वाला। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 80s विल सेटल अर्लियर और 80s विल टेक लेस टाइम एज कम्पेयर टू 70s टू सेटल डाउन इन द बॉटम। सिंपल समझिए, दो लोग हैं, दोनों बाइक राइड कर रहे हैं, एक जा रहा है 70 km/h से और एक जा रहा है 60 km/h से। तो पहुंचना दोनों को एक ही जगह पे है, तो ज़्यादा पहले कौन पहुंचेगा, 70 km/h वाला। उसी तरीके से एस जो है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, पता करने के लिए कि कौन कितना जल्दी सेडिमेंट करेगा, रेट बताता है, रेट ऑफ मूवमेंट का, किसका, रेट ऑफ मूवमेंट राइबोसोम्स का। तो उसी तरीके से s = क्या होता है, 10⁻⁻13 सेकेंड, मतलब एक स्वेडबर्ग यूनिट = इतना समय है। रेट मतलब क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में मूवमेंट, ये हो गया। तो अब हम लोग इसके वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो क्या पता चला कि 80s वाला जो होगा वो मोर अर्लियर, मतलब लेस टाइम लेगा सेटल होने में, क्योंकि इसका स्पीड जो है मूवमेंट करने का वो ज़्यादा है। तो यही था स्वेडबर्ग यूनिट, समझ में आ रहा है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर हो सकता है तो फाइनली इसका जो रिजल्ट हमें क्या पता चला कि 80s जो होगा वो जल्दी मूव करेगा 70s से, या मोर अर्लियर सेटल हो जाएगा 70s के रिस्पेक्ट में, कौन, 80s वाला, क्योंकि ये ज़्यादा रेट ऑफ, इसका जो रेट ऑफ मूवमेंट है वो हाइयर है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने राइबोसोम को कंप्लीट कर लिया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, दूसरा सेल ऑर्गेनेल देखेंगे। तो बहुत छोटा टॉपिक है, आपको याद हो जाएगा जल्दी से। कुछ मेन इंपॉर्टेंट्स का याद क्या करना है, 80s और 70s वाला। एयर पॉलीजोम, यहाँ क्या लिख लेना है इंपॉर्टेंट, मोर देन 4 राइबोसोम्स, when more than 4 ribosomes attached to a single mRNA strand होगा, mRNA स्ट्रैंड पे होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, और ये कि 70 और 80s वाला इंपॉर्टेंट है। और याद क्या करना है कि मैग्नीशियम आयन से ज्वाइन होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में राइबोसोम को कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो को समझ में आया हो और कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के फर्दर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।